यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक सेल है जिसके पास में 11 जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कोई सेल है जिसके पास में जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने हैं? टोटल 11। उसके बारे में कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं कि ये पर्टिकुलर सेल किसको बिलोंग कर सकता है, किस सेल के टाइप को बिलोंग नहीं कर सकता। जैसे कि क्या ये बैक्टीरियल सेल हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा, क्या ये मियोसिस शो कर सकता है या नहीं शो कर सकता है। क्या ये माइटोसिस शो कर सकता है या नहीं शो कर सकता है। क्या ये कोई ट्रिप्लॉइड सेल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाए तो जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो तो हम बाद में समझ लेंगे। इसके लिए पहले हम जीनोमिक डीएनए का मतलब समझते हैं। जीनोमिक डीएनए मतलब जो हमारा मेन डीएनए होता है, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कराता है, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस डीएनए को हम जीनोमिक डीएनए कह करके बुलाते हैं। जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के पास भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स के पास भी प्रेजेंट होता है। फ़र्क यहाँ पर इतना होता है कि जो प्रोकैरियोट्स का जीनोमिक डीएनए होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है। प्रोकैरियोट्स के पास हमेशा एक सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए का प्रेजेंट होता है, वही उनका जीनोमिक डीएनए है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हर जनरली पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। प्रोकैरियोट के पास में एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, वो भी किस तरह का? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, और एक ही मॉलिक्यूल होता है पूरा, ये सिंगल मॉलिक्यूल। यूकैरियोट्स के पास डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, मतलब जो सर्कुलर की फॉर्म में अपने आप को सर्कुलेट नहीं करता, वो लीनियर फॉर्म में रहता है। और हमेशा इसकी मल्टीपल कॉपीज़ मिलती हैं जो पेयर में मिलती हैं। हमेशा जो हमारे यूकैरियोट्स के अंदर में डीएनए मिलता है वो पेयर में मिलता है। जैसे अगर हमारे पास बात करें एक क्रोमोसोम तो उसकी पेयर होगी, दूसरा क्रोमोसोम तो वो दो पेयर में होगा, दो कॉपीज़ में होगा। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो हमारे पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ डीएनए है। ऐसे ही अलग अलग यूकैरियोट्स में अलग नंबर का पेयर मिल सकता है, लेकिन पेयर में ही हमेशा डीएनए पाया जाता है। तो मल्टीपल डीएनए मिलते हैं, सिंगल डीएनए मिलता है। अब एक बार अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में सीधा बोला गया है कि भाई यहाँ पे 11 जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल, अगर 11 जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल है तो क्या ये कोई बैक्टीरियल सेल हो सकता है? कोई भी बैक्टीरियल सेल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर में जीनोमिक डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, 11 नहीं हो सकता। हाँ, बैक्टीरिया के पास में उसके जीनोमिक डीएनए के अलावा जो उसका मेन डीएनए होता है उसके अलावा कुछ छोटे प्लाज्मिड डीएनए हो सकते हैं, लेकिन वो उसके मेन डीएनए या जीनोमिक डीएनए के अंदर काउंट नहीं होते। जीनोमिक डीएनए वहाँ पर एक ही हो सकता है। मतलब ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, ये जो सेल है इट कैनॉट बी अ बैक्टीरियल सेल, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड हमने गलत लिख दिया, थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। इट कैन नेवर अंडरगो माइटोसिस। क्या ये जो सेल है ये माइटोसिस शो कर सकता है या नहीं शो कर सकता? देखो, माइटोसिस का कंडीशन क्या है कि माइटोसिस सेल डिवीजन, हैप्लॉइड सेल, क्या में हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्या डिप्लॉइड सेल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ट्रिप्लॉइड सेल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या टेट्राप्लॉइड सेल में हो सकता है? क्या आगे की प्लॉइडी वाले सेल में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। माइटोसिस प्लॉइडी पे डिपेंड नहीं करता, प्लॉइडी कोई सी भी हो, माइटोसिस उस सेल में अकर हो सकता है। हैप्लॉइड में भी हो जाएगा, डिप्लॉइड में भी हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड में भी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो गिवन सेल है, क्योंकि इसके पास 11 जीनोमिक डीएनए है, 11 जीनोमिक डीएनए का मतलब है ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये डिप्लॉइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि 11 को हम 2 से यूनिफॉर्म डिवाइड नहीं कर सकते, तो मतलब ये डिप्लॉइड तो है नहीं। क्या 11 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है और डिवाइड करके प्रॉपर नंबर की फॉर्म में एक रेशो मिल सकता है? नहीं, ये पॉइंट्स में आएगा और पॉइंट्स में मतलब नहीं है। क्या 4 से डिवाइड कर सकते हो या आगे किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है ये जो सेल है ये हैप्लॉइड सेल है जिसके पास 11 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और हैप्लॉइड सेल माइटोसिस कर सकता है। तो ये तो पक्की बात है कि भाई यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन में लिखा है इट दिस सेल कैन नेवर अंडरगो माइटोसिस, ये सेल कभी भी माइटोसिस नहीं कर सकता, इस ऑप्शन का ये मतलब है। लेकिन एक्चुअल में ये माइटोसिस कर सकता है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये जो सेल है ये माइटोसिस कर सकता है। हैप्लॉइड सेल है भले से, लेकिन हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इट कैन नेवर अंडरगो मियोसिस। अब जैसा मैंने बताया कि भाई ये जो सेल है ये सिर्फ हैप्लॉइड सेल हो सकता है, क्योंकि ये बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करेगा।
किसी भी सेट ऑफ जीनोम में ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये 100% श्योर है कि ये हैप्लॉइड सेल है। और आपको मालूम होगा हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस शो नहीं कर सकता। ये 100% सही बात है, 100% श्योर है कि एक हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस नहीं कर सकता है। इट कैन नेवर शो मियोसिस। तो ये हैप्लॉइड सेल मियोसिस नहीं शो कर सकता, ये ऑप्शन ठीक है। इट कैन नेवर शो अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन। लास्ट ऑप्शन समझते हैं, इट कैन नॉट बी अ ट्रिप्लॉइड सेल। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ट्रिप्लॉइड सेल नहीं हो सकता। तो ये जो क्रोमोसोम के नंबर को लेकर के थोड़ी सी डाउट होता है, जीनोम को लेकर के डाउट रहता है, वो इस क्वेश्चन से आपका कवर हुआ होगा। तो हमारे कितने ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ठीक है और लास्ट ऑप्शन भी ठीक है। एक ऑप्शन गलत है, ये सेकंड वाला है ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास में अ गिवन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके पास में एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड इस तरह का नहीं है जैसा हम बैक्टीरिया में बनाते हैं। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ये बैक्टीरिया में बनाया जाता है और लीनियर डबल स्ट्रैंडेड यूकैरियोट्स में बनाया जाता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। तो हमें पहले तो ये याद रखना होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उठा लो, दुनिया का कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसका जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में ही मिलेगा। हो सकता है कि वो सर्कल की फॉर्म में मिले, सर्कुलर मिले जैसा कि प्रोकैरियोट्स में मिलता है, या फिर हो सकता है कि वो लीनियर मिले जैसा कि यूकैरियोट्स में मिलता है, लेकिन होगा हमेशा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि भाई इस स्ट्रक्चर में सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। तो इनमें से ये क्या क्या चीज़ें हो सकता है और कौन सी चीज़ें नहीं हो सकता। क्या वो वायरस हो सकता है? बिल्कुल, वायरस इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है। तो वो तो पूरी तरह से लिविंग भी नहीं है और पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं होता। वायरस के पास में हर तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। वायरस के पास में हर तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों मिलते हैं। डीएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड दोनों मिलते हैं। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो वो लीनियर फॉर्म में भी मिलता है और सर्कुलर फॉर्म में भी मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो ये लीनियर फॉर्म में भी मिलता है और सर्कुलर फॉर्म में भी मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो वापस से लीनियर फॉर्म में भी मिलता है और सर्कुलर फॉर्म में भी मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो यहाँ भी लीनियर और सर्कुलर फॉर्म में मिलता है। तो वायरस में कई सारे टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल पॉसिबल हैं, लेकिन अगर हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही पॉसिबल होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब कुछ वायरस के अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एज अ जीनोम की तरह काम कर सकता है। क्या कुछ बैक्टीरिया में ये कंडीशन देखने को मिलेगी? नहीं। बैक्टीरिया के अंदर 100% श्योर है कि वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इस तरह का डीएनए देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को वहाँ पर नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ यूकैरियोट्स में, ये तो पूरी तरह से गलत है, यूकैरियोट्स के पास में डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर डीएनए होता है। तो यहाँ तो ये ना तो डबल स्ट्रैंडेड है और ना ही लीनियर है, तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। वायरॉइड्स जो होते हैं वो वायरस से छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनके पास में सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए मिलता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, जो कि छोटा आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ऑल बैक्टीरिया तो आप काट ही दीजिए कि सारे बैक्टीरिया में इस तरह का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए नहीं मिलता, उल्टा सारे बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो इनमें से क्या क्या चीज़ें ये हो सकता है? कुछ वायरस हो सकते हैं, बाकी किसी के अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमें बताया गया है कि भाई हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। हमने सेल के अंदर में एक पॉइंट पकड़ा और उस पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया? फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक ल्यूमन नाम का कंपार्टमेंट होता है, जो कि थैलेकॉइड के अंदर में जो स्पेस बचती है ना, उसको बोलते हैं ल्यूमन। हमने ल्यूमन को पकड़ा
उस ल्यूमन से एक पॉइंट डालकर हमने बाहर की तरफ एक सीधी लाइन बनाई, जैसे कि हम सेल के बाहर निकल जाएं पूरा। जब हम सेल के बाहर निकलेंगे तो उस लाइन ने, जो हम लाइन इमेजिनरी लाइन बना रहे थे, उस लाइन ने टोटल कितनी मिनिमम नंबर ऑफ लिपिड मोनोलेयर्स को क्रॉस किया होगा। जब हमने लाइन ड्रॉ की होगी तो उसने कितने लिपिड मोनोलेयर्स को क्रॉस किया होगा वो हमें बताना है। देखो, सबसे पहले हमें सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मान लो क्लोरोप्लास्ट है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। इसके अंदर में थैलेकॉइड्स होते हैं जो ऐसे कॉइन शेप, डिस्क शेप प्रेजेंट होते हैं, कॉइन शेप या फिर डिस्क शेप प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो स्पेस होता है, ये ए स्पेस, दिस इज ल्यूमन। ल्यूमन से हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली है बाहर की तरफ, दिस इज पॉइंट बी आउटसाइड। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं तो कितनी लिपिड मोनोलेयर हमने क्रॉस की होंगी। देखो, कोई भी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है ना, चाहे कोई सी भी मेम्ब्रेन उठा लो, सबके लिए एप्लीकेबल है। वो मेम्ब्रेन हमेशा 2 लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ये एक कंप्लीट लिपिड बाइलेयर है और बाइलेयर में हमेशा 2 मोनोलेयर्स होती हैं। ये बाइलेयर है, इस बाइलेयर में लेयर 1 ये है और लेयर 2 ये है। मतलब मोनोलेयर्स कितनी है? 2 मोनोलेयर्स, मोनोलेयर 1, मोनोलेयर 2। अब जितनी भी लेयर्स आपको हम दिखाते जाएंगे वो बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर लिपिड की मेम्ब्रेन हमेशा बाई लेयर बनाती है। अब कितनी बाई लेयर है पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर उसको हमें डबल करना रहेगा टोटल मोनो लेयर का नंबर काउंट करने के लिए। तो लिपिड की बाई लेयर कितनी है? एक ये है, एक दूसरी ये है क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, तीसरी ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, और चौथी ये है ल्यूमन की, जो थैलेकॉइड है। ल्यूमन के ऊपर में जो स्पेस है जिसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं, उसकी खुद की मेम्ब्रेन। अब ये जितनी भी 4 की 4 मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ये लिपिड बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिपिड की मोनोलेयर्स कितनी हो जाएंगी? लिपिड की मोनोलेयर्स हो जाएंगी 4 × 2 = 8 मोनोलेयर। तो ल्यूमन से बाहर निकलते टाइम हमें टोटल 8 मोनोलेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेयर जो हमने यहाँ पे बनाई है 1, 2, 3, 4, ये लिपिड की बाई लेयर से बना है, 2 लिपिड की मोनोलेयर से मिलने से बनता है। तो टोटल लेयर जो वो कवर होने वाली है, क्रॉस होने वाली है, दैट विल बी 8 लेयर्स, 8 मोनोलेयर्स ऑफ लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म हैज़ सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म दिए और उसमें से पूछा गया है कि कितनों के अंदर में सेल वॉल जो है वो किसी पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स की मेनली कॉम्पोज्ड है। मतलब जो मेन कॉम्पोजिशन है उसमें वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेल वॉल किस किस के अंदर मिलता है पहले तो अपने ये समझ लेते हैं कि भाई सेल वॉल जो होता है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलता है। पहला तो बैक्टीरिया में मिलता है, फिर फंजाई में मिलता है, और इसके अलावा कहाँ पे मिलता है तुम्हें? प्लांट्स में, तीनों जगह पे मिलता है। बैक्टीरिया के अंदर में सेल वॉल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन, फंजाई के अंदर में काइटिन, और प्लांट्स के अंदर में सेल्यूलोज। ठीक है। इन तीनों में जो मेजर कॉम्पोजिशन होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। वैसे तो पेप्टिडोग्लाइकन में कुछ अमाउंट में पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है, छोटा सा प्रोटीन सीक्वेंस भी होता है, लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकन का मेजर कंपोनेंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। काइटिन जो है अगेन ये एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। ये एक होमोपॉलीसैकेराइड होता है N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन का, NAG का। लगातार यही यूनिट रिपीट होकर के काइटिन पॉलीसैकेराइड बनाती है। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज होता है जो कि अगेन पॉलीसैकेराइड है बीटा ग्लूकोज का। बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ने की वजह से ये सेल्यूलोज बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है। मतलब यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, फंजाई में भी पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है मेनली, और प्लांट्स में भी मेनली पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। तो जब भी सेल वॉल की बात आती है तो उसका मेजर कंपोनेंट शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट से ही बना होता है। तो क्या ई कोलाई में बना होता है पॉलीसैकेराइड का? बिल्कुल। ई कोलाई के अंदर में मेनली उसमें पॉलीसैकेराइड इन्वॉल्व होते हैं।
मैंगो प्लांट के अंदर तो सेल वॉल जो होगी वो सेल्यूलोज की होगी, और हमने बता ही दिया कि सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड। फंजाई में काइटिन से बनी होती है सेल वॉल, और काइटिन जो है अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, होमोपॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल यूनिट रिपीट होती है। लास्ट है ऑल ऑफ देम, तो ये सारा ऑप्शन ही ठीक हो गया, ऑल ऑफ देम हमारा मेन ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो गया। सेल वॉल कहाँ कहाँ पर नहीं मिलती? प्लांट एनिमल सेल के अंदर में एक तो नहीं मिलती, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ, उनके अंदर में नहीं मिलती है। बाकी माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके पास में भी सेल वॉल नहीं होती, बाकी सबके पास सेल वॉल होती है। हम बात करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई हमें मिसिंग कॉलम को फिल करना है, हमें फिल द मिसिंग कॉलम ऑफ प्रोटीन। हमें दो कॉलम दे रखे हैं, जिसमें पहले कॉलम के अंदर में, एक कॉलम के अंदर में किसी कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में मेंशन किया गया है, कोई सेल का कंपोनेंट मेंशन किया गया है, जबकि दूसरे कॉलम में प्रोटीन लिखना है, जिस प्रोटीन से वो पर्टिकुलर सेलुलर कंपोनेंट बना होगा। तो मतलब ए में जो भी कंपोनेंट लिखा हुआ है वो किस प्रोटीन से बना है, वो हमें कहाँ पर लिखना है, वो हमें कॉलम बी में अंदर लिखना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रियोल, जो पहला कॉलम में लिखा है दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस प्रोटीन से बनता है? जब हमने सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे 9+0 सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट में माइक्रोटिब्यूल्स मिलते हैं, है ना, 9+0 अरेंजमेंट में माइक्रोटिब्यूल्स। और ये माइक्रोटिब्यूल्स एक्चुअल में क्या, किस प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो सेंट्रियोल किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अच्छा, बैक्टीरियल फ्लैजेला की बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैजेला बना होता है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसका नाम है फ्लैजेलिन, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इस प्रोटीन का नाम होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन। फिर आते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर वापस से ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। हमारे पास में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे पॉलीमराइज हो जाता है, और पॉलीमराइज होकर के एक धागे लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर आगे चल करके जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम से बाइंड करता है इस तरह से, है ना। तो स्पिंडल फाइबर भी किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, माइक्रोटिब्यूल से ही बना हुआ होता है। माइक्रोटिब्यूल्स तो ट्यूबुलिन से बना ही हुआ है, ये तो हमने पहले ही देख लिया, तो इट इज तो ट्यूबुलिन। अब आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स यूकैरियोट्स के अंदर मिलने वाले सबसे छोटे, जो साइटोस्केलेटन डायमीटर के सबसे छोटे होते हैं ना, उनको माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? एक्टिन को। जो यूकैरियोट्स का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन, हमारी मसल में पाया जाता है और भी कई जगहों पे पाया जाता है एनिमल्स के अंदर में। तो माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन की फॉर्म में पाया जाता है, एक्टिन प्रोटीन होता है। फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ एनिमल सेल। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कब बनती है? जब एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस कर रहा होता है। जैसे मान लो ये एनिमल सेल है, ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कर रहा है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जिससे जो उससे जुड़ी हुई सेल मेम्ब्रेन है वो भी छोटी होती जाएगी, और एक टाइम बाद ये दोनों सेल आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे? नए सेल बन जाएंगे। तो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस करते टाइम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यूज़ होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एनिमल्स में बनती है, ये एक्टिन प्रोटीन की बनती है। तो दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। बैक्टीरियल फिम्ब्री की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर में दो तरह के एक्सटेंशन होते हैं जो उसकी सेल वॉल से बाहर निकल रहे होते हैं, सेल से बाहर निकल रहे होते हैं। एक होता है फ्लैजेला, दूसरा होता है पिलाए। अब पिलाए छोटे भी हो सकते हैं और पिलाए बड़े भी हो सकते हैं। जो बड़े पिलाए होते हैं उनको कॉन्जुगेशन पिलाए बोलते हैं, और जो छोटे पिलाए होते हैं उनको फिम्ब्री बोलते हैं, है ना। दोनों ही पिलाई हैं, चाहे वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बड़ी वाली पिलाई हो या छोटी वाली पिलाई फिम्ब्री हो, ये दोनों ही किसकी बनी होती हैं? पिलिन प्रोटीन की। तो ये दोनों ही पाइलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। और अगर फ्लैजेला की बात करें तो ये तो हमने बता ही दिया कि बैक्टीरिया में ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है ना। और पिलाई जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब, या फिर फिम्ब्री जो अटैचमेंट में मदद करता है, दोनों ही पिलिन प्रोटीन से, तो ये भी पिलिन प्रोटीन से ही बना हुआ होगा। सीलिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सीलिया जैसा कुछ होता ही नहीं है। बैक्टीरिया का जो सरफेस एक्सटेंशन होते हैं उसमें सिर्फ फ्लैजेला होता है और फिम्ब्री होता है, पिलाई होता है। फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्री। सीलिया जैसा कुछ बनता ही नहीं है, तो सीलिया बैक्टीरिया में नॉट फॉर्म्ड, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ पे सेल के कंपोनेंट्स और वो किस प्रोटीन से कंपोज हैं, किस प्रोटीन से बने हुए हैं, वो चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन।
हाउ मेनी अ टोटल ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स आर देयर इन अ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के अंदर में टोटल माइक्रोटिब्यूल्स कितने हैं वो हमें बताना है। अब सेंट्रोजोम होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स में जनरली एब्सेंट होता है ना। सेंट्रोजोम के अंदर में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो भी समझ लो। एक सेंट्रोजोम में ऐसे दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दो सेंट्रियोल्स हैं और वो राइट एंगल पे अरेंज होते हैं, एक दूसरे से क्रॉस बना करके एट राइट एंगल पे अरेंज रहते हैं। ठीक है। अगर हम सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, मतलब इसको इस तरह से कट करें और ट्रांसवर्स सेक्शन काट के ऐसे बड़ा दिखाएं, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये किस तरह का दिखता है? 9+2 अरेंजमेंट, ये आपको पता ही होगा। 9 ट्रिपलेट्स होते हैं यहाँ पे पेरीफेरल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ट्रिपलेट्स होते हैं और ये ऐसे अरेंज्ड रहते हैं। तो ये हमारे पास में जो प्रेजेंट हैं ये बाहर की साइड पे, दीज आर 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट्स, जिसमें टोटल माइक्रोटिब्यूल्स कितने, 9 × 3 27 है ना। और बीच में एक प्रोटीनेशियस हब होता है, बीच में कोई माइक्रोटिब्यूल नहीं होता, एक प्रोटीन का हब होता है सिर्फ। ठीक है, तो प्रोटीन का हब। तो अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, 9+0, मतलब 9 तो ट्रिपलेट्स हैं और 0 बीच में कुछ भी नहीं है। तो टोटल माइक्रोटिब्यूल्स एक सेंट्रियोल में 27। लेकिन एक सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, टोटल 2 सेंट्रियोल्स। तो जब हम दोनों सेंट्रियोल्स का काउंट करेंगे तो हमारे पास में टोटल जो माइक्रोटिब्यूल्स आएंगे वो 27 × 2 54। तो टोटल माइक्रोटिब्यूल्स एक सेंट्रोजोम में 54 निकल करके आते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा माइक्रोटिब्यूल्स है ना, सेंट्रोजोम। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हें मालूम होगा कि भाई जब हम सेल की डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके ऊपर में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके ऊपर में सेल वॉल पाई नहीं जाती। जैसे अगर हम बात करें प्लांट सेल, इसके ऊपर में सेल वॉल मिलती है। बैक्टीरियल सेल, इसके ऊपर में भी सेल वॉल मिलती है। फंगल सेल, इसके ऊपर में भी सेल वॉल मिलती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसके ऊपर सेल वॉल नहीं मिलती। और माइकोप्लाज्मा एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया, जिसके ऊपर भी सेल वॉल नहीं मिलती। तो अगर हम इन पांचों को कंसीडर करें, एक इसको कंसीडर करें, एक इसको कंसीडर करें, एक इसको कंसीडर करें, फोर्थ इसको और फिफ्थ इसको, अगर हम पांचों को कंसीडर करें तो हमें आपको बस इतना बताना है कि हाउ मेनी ऑफ अबव पोजेस नो डेफिनेट और फिक्स्ड शेप। इनमें से कितनों के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता। आपको मालूम होगा कि भाई सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है शेप प्रोवाइड करना। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि कितने ऐसे सेल हैं जिसका फिक्स्ड शेप नहीं होना चाहिए तरीके से। तो अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे इसमें बोलते हैं कि भाई सेल वॉल जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लस शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल का ये दो काम तो होता ही है हमेशा। अगर सेल वॉल का ये दोनों काम है और एनिमल सेल के पास में प्लस माइकोप्लाज्मा के सेल के पास में सेल वॉल नहीं है, तो इन दोनों का फिक्स्ड शेप नहीं होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि सेल वॉल के अलावा एक और चीज़ होती है जो सेल शेप को फिक्स करती है, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। भाई सिर्फ सेल वॉल ही शेप नहीं प्रोवाइड करता, जो साइटोस्केलेटन होता है ना, ये ऑल्सो फिक्स शेप। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, हमारे सेल के अंदर में जो धागे नुमा फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो सपोर्ट या स्कैफोल्ड बना रहे होते हैं, एक ढांचा बना रहे होते हैं। इस तरह के फाइब्रस प्रोटीन पूरे साइटोप्लाज्म में होते हैं जो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और सेल को सब शेप प्रोवाइड करते हैं, फिक्स शेप देते हैं सेल को। ठीक है, अगर ये सेल को फिक्स शेप दे रहे हैं तो इसका मतलब अगर सेल वॉल नहीं भी होगी तो उसके बिना भी इस सेल का पर्टिकुलर फिक्स शेप होगा। साइटोस्केलेटन जो मिलता है वो सिर्फ ओनली यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। यूकैरियोटिक सेल है ना, साइटोस्केलेटन किस में मिलता है, ओनली यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में तो ये होता नहीं है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो, माइकोप्लाज्मा के पास ना तो सेल वॉल होगी
और ना ही इसके पास में साइटोस्केलेटन होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट के पास साइटोस्केलेटन नहीं होता, इसके पास ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। एनिमल सेल के पास में सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन साइटोस्केलेटन होता है। तो हमने बताया था भाई साइटोस्केलेटन होगा तो भी फिक्स शेप होगा, तो इसका फिक्स शेप होता है। माइकोप्लाज्मा के पास दोनों चीज़ें नहीं है, ना तो सेल वॉल है ना साइटोस्केलेटन, तो इसका फिक्स शेप नहीं हो सकता। तो इन पांचों में से जिसका फिक्स शेप नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा का सेल है, बाकी सबका एक फिक्स शेप आपको मिलेगा, किसी का सेल वॉल की वजह से, किसी का साइटोस्केलेटन की वजह से। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरेंज द गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में हमें यहाँ पर अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते हुए साइज में। तो मालूम होगा कि भाई सेल के अंदर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो या तो नैनोमीटर साइज में रेंज करते हैं या तो फिर माइक्रोमीटर साइज में रेंज करते हैं। नैनोमीटर जो होता है दैट इज 10⁻⁹ मीटर्स, और माइक्रोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻6 मीटर्स। अगर इसको ध्यान में दिया जाए तो एक माइक्रोमीटर के अंदर में 1000 नैनोमीटर्स अकर करते हैं। एक माइक्रोमीटर में टोटल 1000 नैनोमीटर होते हैं, मतलब माइक्रोमीटर 1000 गुना बड़ा है नैनोमीटर से। अब आपको डायमेंशंस सबकी मालूम ही होंगी, बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके लिखते हुए चले जाना है। अगर हम इनमें से सबसे बड़े की बात करें तो दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे सेल का बहुत बड़ा ऑर्गेनेल होता है। इतना बड़ा ऑर्गेनेल है कि इसकी डिस्कवरी भी बहुत पहले कर दी गई थी। 1831 में इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर कर लिया था, है ना। तो काफ़ी पहले इसकी डिस्कवरी हो गई। बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है। अब अगर इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करें तो सबसे पहला तो हमारा न्यूक्लियस होगा, ये सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे लास्ट होगा। सॉरी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये तो लास्ट होगा, ये पक्का फिक्स हो गया, है ना। मेन आता है कि अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। देखो, इन सब में से जो राइबोसोम है ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका साइज नैनोमीटर में होता है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, और इसका साइज नैनोमीटर में होता है। ये बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता भी नहीं है, मतलब ये पहला नंबर पे आएगा और न्यूक्लियस लास्ट नंबर पे आएगा। अब हमें बचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। जो पेरोक्सिसोम होते हैं, पेरोक्सिसोम छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं जिनके अंदर में कैटलेज एंजाइम भरा हुआ होता है। तो पेरोक्सिसोम का जो साइज होता है वो भी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर अराउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमेंशन आपको पता ही होगा, लेंथ और इसका जो डायमीटर है दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका जो लेंथ है दैट इज 0.2 to 1, और लेंथ की बात करें तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये लेंथ और विड्थ इसकी दी हुई है। और आप देख सकते हैं कि भाई इसका लेंथ जो है वो इसके लेंथ से तो ज़्यादा ही है, तो मतलब ये तीसरे नंबर पे आएगा। फर्स्ट पेरोक्सिसोम सेकंड, और तीसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का जो डायमेंशन होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, और 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। तो ये इसका डायमेंशन है। देखो, ये इन सब में सबसे बड़ा है, मतलब ये 4th नंबर पे आएगा। और सबसे बड़ा आएगा न्यूक्लियस 5th नंबर पे, वो बहुत बड़ा होता है। जब हम इसको कंप्लीट अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे छोटा राइबोसोम होगा। राइबोसोम तो आपको सोचना ही नहीं है, पूरे सेल के अंदर सबसे छोटा ऑर्गेनेल राइबोसोम होता है। राइबोसोम से बड़ा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। अब एक ही वेसिकल है, सिंगल वेसिकल, जिसको हम पेरोक्सिसोम बोल रहे हैं, तो वो छोटा तो हो गई। इससे बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक बैक्टीरिया के साइज का होता है। ऑलमोस्ट बैक्टीरिया ही से एंडोसिम्बाइसिस से माइटोकॉन्ड्रिया बना है, तो ये बैक्टीरियल साइज का होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लोरोप्लास्ट बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं। और जो सबसे बड़ा है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है साइज में। तो ये इसका कंप्लीट ऑर्डर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है, फिर से प्लॉइडी की बात की गई है। अगर एक टेट्राप्लॉइड सेल है, टेट्राप्लॉइड सेल यानी 4n, उसके पास में 4 जीनोम सेट प्रेजेंट है, उसके पास में 40 क्रोमोसोम है। टेट्राप्लॉइड सेल के पास में 40 क्रोमोसोम है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स जीनोम। तो उसके जीनोम में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, है ना। देखो, जो गिवन सेल है वो टेट्राप्लॉइड है, मतलब हर क्रोमोसोम की 4 कॉपीज है। मतलब अगर एक क्रोमोसोम है तो उसकी 4 कॉपीज, 2 क्रोमोसोम है तो उसकी 4 कॉपीज, 2 2 2 2
ऐसे ही करके हर क्रोमोसोम की यहाँ पे 4 कॉपीज प्रेजेंट होंगे और जो टोटल क्रोमोसोम है वो कितना है 40 इज इक्वल टू 4n। अच्छा, जो जीनोम होता है वो एक सिंगल सेट को बोला जाता है। जो जीनोम हम बोलते हैं ना, दैट इज दिस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कॉल्ड जीनोम। एन नंबर को, अब इस एन नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। तो जो जीनोम सेट आएगा वो कितने का आएगा, 10 का आएगा, 10 का। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर में, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो जीनोम बनेगा वो 10 क्रोमोसोम का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी ऑफ द गिवन, जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें हमें ये बताना है कि कितनों में से 80s राइबोसोम दिखाई पड़ता है और कितनों में 70s राइबोसोम दिखाई पड़ता है। बस हमें ये सिंपल सा कंसेप्ट पता करना है। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो अभी हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम कहाँ पे मिलता है। देखो, राइबोसोम का सिंपल सा काम है, डीएनए की प्रोटीन बनाने में मदद करता है। डीएनए से पहले आरएनए बनता है, उसमें भी एमआरएनए। ठीक है, इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाते टाइम राइबोसोम की मदद लगती है। यहाँ पे हमारा राइबोसोम क्या करता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने में मदद कर रहा होता है। अच्छा, राइबोसोम भी दो तरह का होता है, 70s टाइप का और 80s टाइप का। 70s प्रोकैरियोट्स में, 80s यूकैरियोट्स में। इसके अलावा यूकैरियोट्स के पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनील्स के अंदर में 70s राइबोसोम भी मिलता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। तो जहाँ जहाँ डीएनए मिलेगा वहाँ वहाँ राइबोसोम आपको मिलेगा ही, क्योंकि डीएनए बिना राइबोसोम के काम नहीं कर सकता, बिना राइबोसोम के प्रोटीन बना ही नहीं पाता। तो डीएनए को काम करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कहाँ कहाँ पे राइबोसोम मिलता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, आउटर साइड का मतलब हो गया सेल के बाहर। सेल के बाहर तो कोई डीएनए होता नहीं है, सेल के बाहर राइबोसोम के होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बिल्कुल गलत है। तो आउटर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कभी भी राइबोसोम नहीं लगता। इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई, यहाँ पे बोला जा रहा है कोई ई कोलाई का सेल है और उस ई कोलाई के सेल में इनर साइड पे राइबोसोम लगे हुए हैं। तो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे राइबोसोम लगे हुए रहते हैं, क्योंकि ये ई कोलाई है। तो कौन से राइबोसोम है, 70s। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है, दीज आर 70s राइबोसोम। आउटर साइड ऑफ आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आउटर सरफेस होती है उस पर 80s राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। आपको मालूम होगा उनकी आउटर सरफेस पे कौन से राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम वहाँ पे चिपके हुए रहते हैं। तो आरईआर पे भी राइबोसोम है 80s। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होती हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर 80s राइबोसोम इस तरह से लगा हुआ रहता है। 80s राइबोसोम इस तरह से लगा हुआ रहता है ना। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर राइबोसोम नहीं लगा हुआ होता। तो राइबोसोम हमेशा आउटर सरफेस पे लगा रहता है। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गलत है। साइटोप्लाज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा, देखो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर में उसके साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 70s राइबोसोम होने चाहिए। साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, अब आरबीसी का केस थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। जो आरबीसी होता है ना, वो उसके अंदर में ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है इसके पास में डीएनए या फिर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसने अपना डीएनए या फिर न्यूक्लियस डिसॉल्व कर दिया है। जब किसी सेल के पास में डीएनए ही नहीं है, काम करने के लिए आरएनए आएगा ही नहीं, तो राइबोसोम का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे सेल के पास में राइबोसोम नहीं मिलता। तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कोई राइबोसोम दिखाई नहीं पड़ता। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वो उसका इनर कंपार्टमेंट होता है, जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंपार्टमेंट में 70s राइबोसोम मिलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है। तो यहाँ पे कौन से राइबोसोम मिलते हैं, 70s राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट थैलेकॉइड के ल्यूमन्स, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थैलेकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम थैलेकॉइड्स बोलते हैं। इन थैलेकॉइड्स के अंदर जो स्पेस है इसको ल्यूमन बोलते हैं। और ये जो स्पेस है दैट इज स्ट्रोमा,
है ना। और ये जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो 3 तरह की स्पेस हो जाती है यहाँ पे, मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है वो स्ट्रोमा, और जो थैलेकॉइड के अंदर स्पेस है दैट इज लियोमन। तो क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड लियोमन में कोई राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा में, यहाँ पर 70s राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस ल्यूमन में कोई राइबोसोम नहीं होता, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब सेल, वापस से आते हैं सीव ट्यूब सेल पे। देखो सीव ट्यूब सेल का केस बिल्कुल सेम है जैसा हमारे आरबीसी का है। सीव ट्यूब सेल भी प्लांट्स के अंदर में फूड कंडक्शन वाला टिश्यू होता है। जब वो मैच्योर हो रहा होता है तो मैच्योर होते टाइम वो अपना न्यूक्लियस डिसॉल्व कर देता है, तो उसके मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस नहीं मिलता। जब न्यूक्लियस नहीं मिलेगा तो उसके मैच्योर स्टेट में डीएनए भी नहीं मिलेगा। जब डीएनए ही नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो सीव ट्यूब सेल में राइबोसोम नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर भी कोई राइबोसोम नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जैसे हम अगर न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें क्रोमैटिन प्लस न्यूक्लियोलस मिलता है, लेकिन अंदर कभी भी राइबोसोम नहीं मिलता। इनर साइड जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वहाँ पे राइबोसोम नहीं मिलता। परऑक्सिसोम की बात करें तो परऑक्सिसोम कुछ वेसिकल्स होती हैं जिसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं, कैटालेज एंजाइम, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को डैमेज करके, ब्रेक करके वाटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो परऑक्सिसोम में भी राइबोसोम नहीं मिलता, तो यहाँ पर भी कोई राइबोसोम आपको नहीं मिलेगा। तो वापस से आते हैं, कितने में राइबोसोम मिलता है और उसमें 70s 80s टाइप का मिलता है वो हमें समझना है। यहाँ पर 70s टाइप का मिल रहा है, यहाँ पर 80s टाइप का मिल रहा है, यहाँ पे 70s टाइप का मिल रहा है फिफ्थ में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 70s टाइप का, स्ट्रोमा में 70s टाइप का, और परऑक्सिसोम कहीं मिलता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमें एक जगह पे सिर्फ 80s राइबोसोम मिल रहा है, बाकी सारी जगहों पे 1 2 3 4 और 4 जगहों पे 70s राइबोसोम मिल रहा है। तो इस तरह से हमने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए जो हमारे सेल चैप्टर के यहाँ पर है।